जैसा कि दर्शकों हमेशा हम बताते हैं कि योग के माध्यम से हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जुड़ जाते हैं और इसका विकास होता है और हमारे स्वास्थ्य का भी विकास होता है। और साथ ही साथ आज जो हमारा विषय है वो है बदलते मौसम में किस तरह की यौगिक क्रियाएं करनी चाहिए, किस तरह का योग हमें फ़ायदेमंद रहता है। क्योंकि जब मौसम बदलता है, ऋतुएं जब बदलती है तो वो हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है उसका, और शरीर का जो मौसम के साथ क्या कनेक्शन होता है और मौसम बदलने के साथ हमारे जो शरीर में है किस तरह की विकृतियां आती है या किस तरह के बदलाव आते हैं, यही आज हम जानेंगे इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ स्टूडियो में है अंजना ठाकुर जी, जो कि विशेषज्ञ और योग प्रदर्शिका के रूप में आपके साथ है। तो अंजना जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि जब मौसम बदलता है, ऋतुएं बदलती है, तो ऐसी क्या वजह रहती है हमारे शरीर में कि हम वो प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है? जी देखिए, हमारा जो शरीर है वो पंच भौतिक शरीर है। मतलब जैसे मौसम में बदलाव होता है तो हमारे शरीर में भी बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं। पंच भौतिक कहें कि मतलब कि हमारा जो शरीर है वो त्रिदोष से भी निर्मित है। आपको पता है वात, पित्त, कफ, ये हमारे शरीर में दोष रहते ही रहते हैं। अगर हमें इन दोषों में संतुलन रखना है तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। और ये जो अगर हम त्रिदोषों में संतुलन रखना चाहते हैं तो ये हम यौगिक क्रियाएं और आहार के द्वारा कर सकते हैं। जैसे मौसम में बदलाव होगा, हमारे त्रिदोष में असंतुलन पैदा होगा, लेकिन इस असंतुलन को हम यौगिक क्रियाएं और अपने आहार के द्वारा संतुलित रख सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मौसम रहते हैं ज़्यादातर, जैसे कि हम अगर ज़्यादातर देखा जाए कि जब सर्दी से गर्मी की ओर आते हैं या फिर गर्मी से सर्दी की ओर आते हैं तब ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, या फिर चारों ऋतुओं का प्रभाव अलग अलग रहता है हमारे शरीर पर? देखिए, आयुर्वेद में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। जैसे कि हम अभी जो है हम शिशिर ऋतु में अंतिम चरण में है। शिशिर ऋतु में क्या होता है कि आपका कफ का जो प्रकोप होता है वो अति होता है, मतलब ज़्यादा होता है। जो लोग, एक तो मनुष्य को पहले अपनी प्रवृत्ति को पहचानना पड़ेगा कि वो कौन सी प्रवृत्ति का है। जब उसने पहचान लिया, अब जैसे कफ रोग जो है वो ज़्यादा उभर के सामने आते हैं शिशिर ऋतु में। वर्षा ऋतु में क्या होता है कि आपके जो वात के दोष हैं वो ज़्यादा उभर के सामने आते हैं। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों में संतुलन बना के रखना है। कि जैसे अभी शिशिर ऋतु चल रही है, आपको पता है कि कफ दोष अधिक प्रकोपित होगा, तो आपके उसके लिए सावधानियाँ कुछ हमारे आयुर्वेद में बताई गई हैं कि कफ दोष वालों को जो खाद्य पदार्थों का जो सेवन करना है, आपको गरम, हल्का गरम, ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। क्या करते हैं हम लोग कि जैसे अभी शिमला की बात ले लीजिए कि कभी धूप निकल रही है, बहुत तेज धूप हो रही है, कभी जब बारिश हो रही है, अगले दिन बारिश हो रही है, तो मौसम एकदम से ठंडा होता है। आप क्या करते हो, थोड़ी सी गर्मी होती है, अपना कोल्ड ड्रिंक लेना शुरू कर देते हो या नींबू पानी या ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल करते हो। उससे क्या होता है, बॉडी ठंडी हो जाती है। अगले दिन फिर धूप निकलती है, आप ठंडे पेयजल लोगे, अगले दिन फिर से मौसम चेंज हो जाएगा। उससे क्या होता है, मौसम बदल रहा है और इस ऋतु में आपको कफ जो दोष है वो बढ़ेगा, उससे आप बीमार हो जाएंगे। तो जैसा आपने अभी कहा कि एक तो लोगों को पता नहीं है कि किस तरह का आपका शरीर है, किस तरह का इफेक्ट आपको मौसम करता है, तो वो कैसे जानकारी ले सकते हैं कि नहीं, मुझे इस मौसम में अपना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी कहा कि आपको अपनी प्रवृत्ति के बारे में पता होना चाहिए कि आपको लगता है कि मुझे कफ दोष ज़्यादा होता है। अपनी प्रवृत्ति को पहचानिए, उस हिसाब से भोजन का चयन कीजिए। ठीक है। अब और ऋतुओं का थोड़ा सा, आप कहते हैं जो योग से जुड़ा हुआ है उसे पता है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में अपने शरीर को पहचानने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा इन चीज़ों से जुड़िए और पहचानिए, और पता होना चाहिए कि कौन सी ऋतु अभी चल रही है। कई बार लोगों को ये भी नहीं पता है कि ऋतु कौन सी चल रही है और हमें किस तरह का परहेज रखना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा अपने माइंड में ये रखना चाहिए कि हमारा, मतलब सबसे पहले मैं यही कह रही हूँ, शरीर को पहचानिए, कौन सी प्रवृत्ति के हो आप, सबसे पहले ये पहचानना ज़रूरी है। उसके हिसाब से अपना खान पान, ये ज़रूरी नहीं है जैसे ऋतु परिवर्तन हो रहा है उसके हिसाब से हर वात, जैसे वात वालों के लिए अलग भोजन है और कफ वालों के लिए अलग है। इसी प्रकार जो पित्त दोष वाले होते हैं उनके लिए अलग भोजन होता है। लेकिन अगर हम कॉमन बात करें कि आहार कैसा हमारा ऋतु के साथ होना चाहिए, तो वो जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ, ये ध्यान तो सभी को रखना ही रखना है, किस तरह का आहार लें। देखिए, एक सरल तरीके से अगर कोई नहीं समझ पाता इस तरीके से, तो एक सरल तरीका आयुर्वेद में बताया गया है कि भोजन जब आप करते हैं तो आमाशय को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। जी। ठीक है। उसमें 2 भाग आपके भोजन के होंगे, 1 भाग आपका जल का होगा और 1 भाग आपके वायु परिसंचरण के लिए। मतलब एक साथ आपने ऐसा नहीं करना है कि आप पेट को भर लो। उससे क्या होता है कि आपका जो भोजन है वो उसकी पाचन क्रिया नहीं हो पाती है अच्छे से। तो 2 भाग हमेशा भोजन
भोजन के, मतलब थोड़ा सा पेट को खाली रखिए। तो अगर ये सरल तरीका भी कोई अपना लेता है भोजन का, नहीं उन्हें पता चलता है कि हमारी प्रवृत्ति क्या है, हम किस तरह से भोजन करें, तो ये सरल तरीका है कि भोजन को कम कम उसमें लीजिए। एक होता है भोजन की आवृत्तियाँ। आवृत्ति मीन्स कि भोजन को कितनी बार आपको लेना है। तो आयुर्वेद में तो 3 समय बताया, लेकिन अब सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है, कोई बीमार है कैसा है, तो उस आवृत्तियों को अपने हिसाब से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। दूसरा भोजन में तीसरा जो मैं आपका पॉइंट रखना चाहूँगी वो होता है कि भोजन की गुणवत्ता। गुणवत्ता भी देखिए कि आप भोजन कर रहे हैं तो आप किस तरह का भोजन कर रहे हैं। संतुलित होना चाहिए भोजन। ये नहीं है कि आप मैगी उठा रहे हैं, बर्गर उठा रहे हैं, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें खा रहे हैं और तीनों टाइम यही चीज़ें खा रहे हैं, मैदा ले रहे हैं आप अपनी बॉडी में, तो इससे तो आप अस्वस्थ होंगे ही। तो भोजन की गुणवत्ता, भोजन की आवृत्ति और भोजन कितना करना है आपको, उस चीज़ पे विशेष ध्यान रखिए। सरल तरीका मैंने आपको भोजन करने का ये बताया है। बिल्कुल। और जैसे अभी आपने कहा कि कोल्ड ड्रिंक या फिर जैसे ये चीज़ें होती है जो कि गर्मियों में यूज़ करनी है, या फिर हम नॉर्मल जो हेल्दी चीज़ें की बात भी करें, दही या फिर नींबू, ये चीज़ें भी क्या ऋतु के साथ प्रभावित करती है? जी बिल्कुल प्रभावित करती है। मैं त्रिदोष पे ही जाऊँगी, क्योंकि अगर हमारे त्रिदोष संतुलित हैं तो आप स्वस्थ हो। ठीक है। अब जैसे वात वाले लोगों की हम बात करें तो अगर ये ठंडे पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं तो इनके शरीर में वात बढ़ता है। तो उनको तो गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। वात वालों के लिए हम कहते हैं कि गर्म और तैलीय पदार्थ, तैलीय मीन्स जैसे घी, दूध, मक्खन और तेल से युक्त भोजन आपको करना चाहिए। और वैसे ही हम पित्त वालों के लिए कहते हैं कि शीतल भोजन का ग्रहण कीजिए, ज़्यादा गर्म का नहीं। उनको हम सर्दियों में भी यही कहते हैं कि बहुत अधिक गर्म भोजन का सेवन नहीं आपको करना है। पदार्थों का, जैसे पदार्थ जैसे कि मसाले हो गए, गर्म होते हैं, तो पित्त वालों के लिए अच्छा नहीं है। उनके लिए मसाले भी ऐसे होने चाहिए, जैसे छोटी इलायची होगी, ठंडी प्रवृत्ति की होती है, और आपकी दालचीनी होगी, ठंडी प्रवृत्ति की होती है, तो इन मसालों का सेवन करना चाहिए। तो अलग अलग मौसम में अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग भोज्य पदार्थों का इस्तेमाल होना चाहिए। जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आहार अगर सही होगा तभी हमारा जो स्वास्थ्य है और फिर ही हम योग क्रियाएं भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आसन की ओर बढ़ते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे आसन जो बदलते मौसम में हमारे लिए लाभकारी हो सकते हैं। देखिए, वैसे तो सभी आसन मैं आपको कहूँगी कि किसी भी आप योग करना शुरू तो कीजिए। जी योग करना शुरू कर देंगे आपके लिए सब अच्छा है। अगर आपको त्रिदोषों को बैलेंस में रखना है बदलते मौसम के साथ, तो आपको सारे आसन बेनिफिट देते हैं। लेकिन मैं कुछ यहाँ पे समय का अभाव होने के बाद कुछ आसन आपको बताना चाहूँगी। तो सर्वप्रथम जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है वीरभद्र आसन। ठीक है। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे कि पाँव के बीच में 3 से 4 फुट का आप गैप ले लेंगे। ठीक है। आगे वाले पैर को आप 180 डिग्री पे, पीछे वाले को 160 डिग्री पे रखेंगे। कमर पे हाथ, धीरे से आगे वाली टांग को 90 डिग्री बेंड करेंगे। सांस को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और थोड़ा सा बेंड करेंगे पीछे की तरफ। और आपने देखना है दोनों हाथों के बीच में। इस तरह यथासंभव स्थिति में जितनी देर आप रुक सकते हैं आपने रुकना है, और फिर जैसे गए थे वैसे ही वापस सांस को छोड़ेंगे। हाथों को नीचे किया, ये वापस आ गए। इसी तरीके से दूसरी टांग से भी करेंगे, दोनों तरफ से करना जरूरी है। ठीक है। फिर लेफ्ट लेग को हम आगे लेके आए। पहला पैर जो आपका लेफ्ट लेग है वो 180 डिग्री, राइट पैर आपका 160 डिग्री पे। ठीक है। और फिर लेफ्ट लेग को हम 90 डिग्री तक बेंड करेंगे। सांस भरेंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। और जब आप स्टे कर रहे हो तो नॉर्मल श्वास प्रश्वास, और फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे, जिस तरह गए थे उस तरह वापस आ जाएंगे। एक आसन के एक नहीं बल्कि कई फायदे होते हैं, तो यही हम जानना चाहते हैं कि बदलते मौसम के लिए तो ये कारगर है ही, लेकिन और क्या क्या इसके फायदे रहते हैं वीरभद्र आसन के? देखिए, सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको कहा कि बदलते मौसम के साथ आपके त्रिदोष असंतुलित हो जाते हैं। तो ये त्रिदोष को संतुलित करने के लिए आसन है। वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित करता है। और जिस तरह से मैंने बताया कि हम छाती को
ये छाती को हम बाहर की तरफ को लेके जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो कफ दोष है वो दूर होता है। छाती में एक तरह का फैलाव आता है, आपकी बाजुएं सीधा ऊपर की तरफ है। उससे क्या होता है, बाजुओं में एक सुदृढ़ता आती है कि बाजू फैलाने का आपको मौका मिल रहा है। सीधी बाजू रखना, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि ये ऐसे रहेंगे, तो इससे आपका आसन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। बाजुओं को बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ खींचना है। इससे बाजुओं में मजबूती आती है, लचीलापन आता है और एकाग्रता बढ़ती है। एक ये संतुलन का भी आसन है, आपको बैलेंस बनाने में आपकी मदद करता है। और बैलेंस आपके आसन जब आप करते हो धीरे धीरे, जब इसमें आपकी प्रैक्टिस होती है तो आपके व्यवहार में झलकता है जी कि संतुलन, हर चीज़ में किस तरह से आपको संतुलन रखना है। जब आप आसन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके व्यवहार में दिखाई देगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की है आपने, क्योंकि योग के साथ जो है हमारा शरीर स्वस्थ होता ही, लेकिन जो संतुलन आता है वो मानसिक रूप से भी आता है। तो अगले आसन की ओर बढ़ते हैं, कौन सा आसन है? अगला आसन मैं आपको बताना चाहूँगी त्रिकोण आसन जी। दोनों लेग में 4 से 5 फीट की गैप रखेंगे जी। सांस को भरेंगे, भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। ध्यान रखना है कि आपके जो दोनों कंधे हैं वो एक बराबर, एक समान रहें जी। ठीक है। और हथेलियों को ज़मीन की तरफ, और धीरे धीरे सांस भरा भी आपने, और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे। अब आपने ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि आप पैरेलल रहेंगे, ये हाथ, ये पाँव बिल्कुल पैरेलल रहेगा आपका। ये देखना आपने ऊपर वाले हाथ की तरफ है। अब जो शुरुआत में कर रहा है वो क्या करेगा, वो इतना नहीं झुक पाएगा जी, तो वो यहाँ तक जा पा रहा है तो ठीक है, ये इस तरह से ठीक है। लेकिन जो जा सकता है वो धीरे धीरे जाएंगे। और अगर आप ज़मीन पे हाथ रख सकते हैं तो ये, और ये जो ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी बॉडी जो पोस्चर है वो ऐसे नहीं जाना चाहिए जी। ये, और इस कंधे को आपको पुश करना है, बाहर की तरफ निकालना है और बॉडी को अलाइन करना है जी। और यथासंभव जब तक आप रुक सकते हैं इस आसन में आपको रुकना है। फिर धीरे से श्वास भरते हुए और वापस जी। इसी तरीके से आप दूसरी साइड भी कर सकते हैं। अभी हम राइट साइड को बैंड हुए थे, अब हम लेफ्ट साइड को जाएंगे जी। सांस को भरा और फिर सांस को छोड़ते हुए और ये है त्रिकोण आसन। और इसके क्या क्या फायदे रहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि ये आपके कमर में जो आपका ट्विस्ट आ रहा है जी, तो किसी के फैट होता है कमर पे, डिपॉजिट हो जाता है। बहुत सी लेडीज़ के आपने देखा कि जो फैट है वो डिपॉजिट ही कमर पे होता है जी जी, जी। तो उनके लिए बहुत अच्छा है जी। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि बैलेंसिंग आसन है, ये भी बैलेंसिंग आसन है, एकाग्रता बढ़ाता है आपकी, मानसिक शांति आपको प्राप्त करवाता है। और इसके साथ जो आपकी लचीलापन बढ़ रहा है मांसपेशियों में, तो वो लचीलापन बढ़ता है और आपको काम करने में, जब आपकी मांसपेशियां लचीली हो जाती हैं तो आप फ्लेक्सिबल हो जाते हो, ज़्यादा किसी भी काम को सुचारू रूप से करने के लायक बन जाते हो ठीक है। अगर ऐंठन रहेगी मांसपेशियों में तो काम नहीं कर पाओगे इतना चीज़ें, उठना बैठना, एकदम से झुकना, तो ये सब नहीं हो पाता है। बिल्कुल, जैसे थोड़ा भी अगर आसन या सुबह क्रिया की जाए तो हमारा बॉडी खुल जाती है एक तरह से, थोड़ा सा तो बॉडी को खोलने का जी। देखिए, जब इसमें प्रेशर पड़ रहा है, जैसे अभी हमने किया, तो ये जो प्रेशर पड़ रहा है आपकी कमर पे, यहाँ से ये कमर को पतले करने का, यहाँ से आपके पूरा प्रेशर पड़ रहा है आपकी टांग पे जी। ये आपकी साइटिका के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसको अगर साइटिका वाले कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से करना है जी। क्योंकि प्रेशर आता है साइटिका वालों को, तो धीरे धीरे से प्रेशर लेना है। पर अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे स्टे कीजिए जी। एक स्लिप डिस्क मैं बताना चाहूँगी, जिसको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उनको नहीं करना चाहिए जी। और ऐसा भी रहता है अंजना जी कि जैसे कि कितना समय एक एक आसन को देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार करने से तो नहीं होगा। तो हाँ, अभी देखिए, देखने में आपको इजी लग रहा था जी, कर लिया, लेकिन इसमें बहुत स्ट्रेच आ रहा था, इस टांग में स्ट्रेच आ रहा है। जब हम राइट साइड जा रहे थे तो राइट साइड ज़्यादा प्रेशर है, लेफ्ट साइड जा रहे तो लेफ्ट साइड ज़्यादा प्रेशर आ रहा था। तो
पहले दिन आप अच्छे से कर लोगे जी, ठीक है, लेकिन आपको शाम के टाइम वो जो क्रैम्प्स पड़ते हैं, आपको क्रैम्प्स का एहसास होगा शाम के टाइम, अगले दिन आप नहीं कर पाओगे वो। तो आपको शुरुआत बहुत हल्के से करनी है कि आपने एक टाइम जैसे राइट साइड किया, लेफ्ट साइड किया, एक बारी कर दिया, बस पहले दिन आपने वही करना है। दूसरे दिन उसकी आवृत्ति को बढ़ाइए, 2-2 बारी कर लीजिए, तीसरे दिन फिर बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से करना चाहिए कि आसन में स्टे, और स्टे तब तक कीजिए जब तक कि आपको खिंचाव का, क्योंकि धीरे धीरे आप उस स्थिति में आ जाते हो जब आपको खिंचाव का महसूस नहीं होता, क्योंकि मांसपेशियां आपकी बहुत अच्छे से उनमें लचीलापन आ चुका होता है, तो आपको महसूस नहीं होगा। और कुछ टाइम आपको बोलेंगे आप 1 घंटा रह सकते हो, तो आप 1 घंटा आराम से रह सकते हो। बिल्कुल जी, क्योंकि ये तो होता ही है, कुछ नई चीज जब हम करेंगे तो उससे साइड इफेक्ट पहले आएंगे, फिर उसके फायदे बाद में शुरू होना होगा। और अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा आसन ऐसा है जो बदलते मौसम में जरूरी है? जी देखिए, मैं बताना चाहूँगी आपको स्कंद आसन। जी, ठीक है, पैरों में गैप देंगे 4 से 5 फीट का, हाथ जोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। वैसे हर आसन से पहले आपको एक बार डीप इनहेल और एक्सहेल ज़रूर करना चाहिए जी, और अपने आप को तैयार करना चाहिए आसन के लिए। ठीक है, स्कंद आसन के लिए पहले हम राइट लेग को बेंड करेंगे। वाह जी, ठीक है, सांस को भरा, फिर वापस आए, फिर सांस को छोड़ते हुए दूसरी साइड बेंड करेंगे, फिर सांस को भरेंगे, और यह आवृत्ति आप दोहरा सकते हैं। और इसको देखिए, एक लोग कहते हैं ना कि हमें फैट लॉस जल्दी करना है जी, योग में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होने के लिए टाइम लगा, फिर ही आप आसन पे जा पाओगे जी। तो जिनको जल्दी करना है तो वो ये भी कर सकते हैं। ये गए फास्ट, ये जी, ये किया, ठीक है। तो हम ये भी बताते हैं कि अगर आपको जल्दी फैट लॉस करना है तो उनकी अलग क्लास ली जाती है जी, कि योग में एक्चुअली समय बहुत देना पड़ता है बिल्कुल, समय के साथ, लेकिन रिजल्ट जब आपको मिलते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी मिलते हैं। थोड़ा देर लगेगी स्टार्टिंग में, लेकिन जब आपको दिखने आएंगे तो बहुत जल्दी जल्दी नजर आ जाते हैं। नहीं, फिर इसमें ये है ना कि योग से हम सिर्फ शरीर पे नहीं बल्कि मन अपने और तन मन सब पे काम हो रहा है, तो आराम से तभी ये होता है। अगर आपने सिर्फ बॉडी पे काम करना है तो उसके लिए जिम वगैरह हम कह सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। देखिए जिम, अगर जिम की बात की जाए तो जिम भी अच्छा है, लेकिन जो हमारा योग मन पे हमारे काम करता है वो जिम नहीं कर पाएगा। वही ना, जैसे आपने अभी 3 आसन बताए, लेकिन तीनों का जो है संतुलन से भी संबंध है, आपका मानसिक रूप से भी आप संतुलित हो रहे हैं। जी जी जी, तो कितना ज़रूरी है कि हम स्ट्रेस फ्री रहे ताकि इससे और ज़्यादा फायदेमंद हमें रहे इन योग क्रियाओं का। देखिए, कभी आपने सुना है कि मैं बहुत खुश हूँ आज, जी, लेकिन मेरे ना शरीर में दर्द है? कभी कोई ऐसा नहीं कहता है। जब वो यहाँ से खुश है ना तो वो शरीर से भी खुश है। बिल्कुल, ठीक है ना। अब कोई मतलब यहाँ से बीमार है, शरीर उसका बिल्कुल ठीक है, तो क्या करें, यहाँ से भी वो बीमारी है, सब तरीके से बीमारी है वो। ठीक है, तो आपको अपने मन को पहले कंट्रोल करना सीखना चाहिए और मन को खुश रखना सीखना चाहिए। और मन को कैसे खुश रख सकते हैं आप? अपने आसन से, प्राणायाम से। आप जितना उस पर ध्यान लगाएंगे उन्हीं चीज़ों से आप खुश रह सकते हैं, तभी आपका मन खुश रहेगा। जी जी, चलिए एक और आसन हम जल्दी जल्दी करते हैं, दर्शकों को बताते हैं ताकि वो ज़्यादा फायदा आज के कार्यक्रम से ले सके। जी, तो एक मैं बताना चाहूँगी, थोड़ा आपको बैठ के बताना चाहूँगी ये वाला आसन। जी, पहले आप दंड आसन में आ जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। जी, दोनों पैरों को और बॉडी, आपके अपर बॉडी और आपकी लोअर बॉडी जी, दोनों एक समान रहेंगी। ठीक है, और अगर आप अपनी लोअर बॉडी को डाउन कर रहे हैं तो अपर बॉडी भी डाउन जाएगी। जी, ठीक है, इसलिए जितना आप अपर बॉडी डाउन उतनी लोअर बॉडी डाउन। अभी हम इस स्थिति में हैं तो हम इस स्थिति में, और यहाँ पे कंट्रोल करना है। और जितनी देर आप इस स्थिति में रुक सकते हैं बहुत अच्छी बात है। जी, अब देखिए, इसमें प्रेशर पड़ रहा है हमारे, बिल्कुल, पेट पे भी, पेट में बहुत प्रेशर पड़ रहा है, हमारी थाइज खींच रही है। आप देखेंगे मेरी आवाज़ में थोड़ी कंपन आ रही है क्योंकि इसमें प्रेशर पड़ रहा है। जी, और आपकी ये टांगों को सुदृढ़ करती है। जी, यहाँ से जो मांसपेशियाँ ये खींच रही हैं आपकी। तो मैं आपको बैठ के बताना चाहूँगी इसके फ़ायदे। इसमें क्या होता है
कि जब आपकी यहाँ से नसें खींच रही हैं जी, तो इन नसों में अगर ये जो नसें होती हैं हमारी, अगर ये टाइट रहती हैं तो जो हमारा वात है जी, वो उसको निकलने का कोई जगह नहीं मिलती है, क्योंकि नसें आपकी इतनी टाइट है। नसों को फ्लेक्सिबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब ये नसें खींचेंगी इस आसन से तो आपको वात दोष दूर होता है। दूसरा आपके पाचन क्रिया, क्योंकि इतनी देर आप होल्ड करें, सारा प्रेशर आपके पेट पे आ रहा है। बिल्कुल, ठीक है, पेट को कम करना है और पाचन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको तो ये दूर करता है। जी, इसको करो, 1 मिनट से शुरू करो, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, इस तरह से आप इसका समय अवधि को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, और आपके स्पाइन को स्ट्रेट रखना है तो स्पाइन से पीठ दर्द में ये राहत देता है। लेकिन अगर किसी को पहले से ही पीठ में दर्द हो तो उसको ये नहीं करना चाहिए जी, उसको थोड़ा पीठ की दर्द में थोड़ा रिलैक्स हो उसको, उसके बाद ही इसको शुरू करना चाहिए। किसी भी तरीके की स्पाइन में अगर इंजरी हो तो भी नहीं करना चाहिए, और डॉक्टर ने मना किया हो नहीं करने के लिए या कुछ इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो भी नहीं करना चाहिए। पर आपको जितना आप इसमें स्टे कर सकते हैं आपको इसके रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी नज़र आते हैं। जी, इसे कहते हैं नौका आसन। जी जी जी, नौकासन। और देखा हमने कि कितना अगर हम देखें ना तो होल्ड करना बहुत कठिन होता है। जैसे देखने में बहुत आसान लगता है कि आसन हम कर लेंगे, लेकिन जो होल्ड करना है उससे ज़्यादा फायदे इसके हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो आसन के बाद अगर जब हम बात करते हैं योग के साथ तो प्राणायाम की बात आती है। प्राणायाम भी क्या बदलते मौसम में बेनिफिट रहता है प्राणायाम का? जी बिल्कुल। देखिए, अब हर आयु वर्ग जो है वो एक्सरसाइज या योगा नहीं कर पाता है। जी, अब हम ओल्ड एज की बात लें, वो आसन नहीं कर पाते हैं। जी, ठीक है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है प्राणायाम। प्राणायाम भी उतना ही इफेक्टिव है। अगर आपको बॉडी को स्वस्थ रखना है, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप योगा नहीं, आसन नहीं कर सकते, तो प्राणायाम से भी उतने ही बेनिफिट्स मिलते हैं जितने कि हमारे को योगासन से मिलते हैं। जी, तो प्राणायाम हमारे मन, तन मन, जैसे अभी आपने भी कहा कि हमारे तीनों पे काम कर रहा है, हमारे शरीर पे भी काम कर रहा है, हमारे मन पे भी काम कर रहा है, और आध्यात्मिक रूप से भी हमें बल प्रदान करता है। जी, तो प्राणायाम जो नहीं कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उनके प्राणायाम बहुत अति उत्तम है। जी जी, तो किससे शुरुआत करनी चाहिए हमें? देखिए, प्राणायाम मैं सर्वप्रथम बताऊंगी कि भस्त्रिका प्राणायाम। जी, भस्त्रिका प्राणायाम है, बहुत इजी प्राणायाम है, हर कोई कर सकता है। तो सर्वप्रथम मैं बताती हूँ आपको किस तरह करना है। हाथ हमेशा ज्ञान मुद्रा या फिर वायु मुद्रा, जी, किसी में भी रख लीजिए। ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करते हैं कि सांस को आपने लेना भी फोर्सफुली है और छोड़ना भी फोर्सफुली है, इन चीज़ों का ध्यान। और मैं आपको पहले जो ध्यान रखने वाली चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि इससे क्या होता है कि सांस को आप फोर्सफुली लेते हैं, फोर्सफुली छोड़ते हैं, तो इससे आपका जो बीपी है वो बढ़ सकता है। तो जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो करें, लेकिन आराम से उनको फोर्सफुली करना है। लेकिन उसमें क्या होता है कि अवधि जो होती है, समय अवधि, उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। जैसे हम अगर 1 सेकंड में हम एक बारी कर रहे हैं तो वो 2 सेकंड में एक बारी करें। जी, तो इस तरह का ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा क्या होता है कि इससे क्या होता है, हमारी बॉडी गर्म होती है। अब जैसे मौसम के बदलाव के कारण आपने कहा, तो सर्दियों में ये भस्त्रिका प्राणायाम करना अच्छा है। जी, कि इससे हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। इसके विपरीत अगर हम इसको गर्मियों में करते हैं तो गर्मियों में करना अच्छा है, क्योंकि इससे हमारे को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। और प्राणायाम से पहले, इसको सब प्राणायाम से पहले किया जाता है कि अलग से एनर्जी आप महसूस करते हैं। तो इसमें वो समय अवधि का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम ग्रीष्म काल में कर रहे हैं तो उसकी समय अवधि को थोड़ा कम कर दीजिए, और अगर हम शरद ऋतु में कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि किस तरह से करना है। पहले तो मन ही मन, अंदर ही अंदर लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब हम शुरू करेंगे। ये हुआ हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। और जैसे मैंने आपको बताया कि बीपी वालों के लिए, तो बीपी वाले थोड़ा स्लो कर सकते हैं इसको, जैसे किया। तो ये कर सकते हैं।
और इसका तो मुझे लग रहा है कि पूरा हमारे शरीर पर इसका असर हो जाता है एक केवल सांस के माध्यम से। जी बिल्कुल। देखिए एक सफाई हो जाती है हमारी चेस्ट की, और कफ दोषों के लिए तो बहुत अति उत्तम है। जैसे अभी शिशिर ऋतु के अंतिम चरण में हम, तो इसमें क्या होता है, कफ दोष, मैंने आपको पहले भी बताया कि कफ दोष अधिक प्रकोपित होते हैं, तो कफ दोष वालों के लिए बहुत अच्छा है। और वात दोष, वात और तीन वैसे तीनों बैलेंस हो रहे हैं इससे, लेकिन कफ के लिए बहुत, क्योंकि जिस तरह से आप सांस ले रहे हो फोर्सफुली और छोड़ रहे हो तो छाती में फैलाव आ रहा है। आप ऑक्सीजन को लेके जा रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड फोर्सफुली बाहर छोड़ रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, जितने भी टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी के वो बाहर निकल रहे हैं। जी। और कौन सा प्राणायाम? देखिए, और मैं आपको बताना चाहूँगी कपालभाति प्राणायाम। बहुत लोग इसे प्राणायाम से कहते हैं, लेकिन मैं क्रिया भी कहती हूँ, और बहुत लोग क्रिया भी कहते हैं इसे, क्योंकि जो प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि होते थे, वो जब ध्यान योग में बैठते थे तो वो शुद्धि क्रियाएं करते थे। तो जैसे शुद्धि क्रियाएं होती हैं हमारी, नेति क्रिया होती है, जल नेति हम करते हैं, षटकर्म होते हैं हमारे, तो वो शुद्धि की क्रियाएं होती हैं। तो जल नीति होगी, त्राटक हो गया, नौली हो गई, हमारी धोती होगी, ये सब हमारी शुद्धि की क्रिया होती है। वैसे ही कपालभाति को शुद्धि की क्रिया कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं, सांस भरते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ, जब हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे तंतु जो हमारे, जैसे हमारे नाक में बाल होते हैं, किस लिए होते हैं कि जो गंदगी है वो हमारे शरीर के अंदर ना जाए, फंस जाते हैं। लेकिन परंतु फिर भी ऐसा होता है कि कुछ गंदगी तो हमारे नाक में फंस जाती है, लेकिन कुछ छोटे छोटे तंतु ऐसे होते हैं जो सीधा हमारे चेस्ट में चले जाते हैं, छाती में चले जाते हैं। और सारा दिन में ऐसे बहुत से हजारों तंतु होते हैं जो हमारे शरीर में जाते हैं, और वो सारे डिपॉजिट होते हैं हमारी चेस्ट में। तो ये जो तंतु जो होते हैं, इनको बाहर निकालने का जो काम करता है वो कपालभाति प्राणायाम करता है। तो इसीलिए इसको प्राणायाम ना कह के क्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे अंदर से अशुद्धि निकालने का काम करता है। तो जो भी अशुद्धियाँ हमारे शरीर से निकलती हैं, उन्हें शुद्धि क्रिया कहा जाता है। तो मैं आपको करने की क्रिया बताऊंगी, कैसे करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। शुरू करेंगे कपालभाति प्राणायाम। देखिए, अब कई लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम क्या था। आपको फर्क लगा होगा पता कि जब हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया, उसमें क्या करते हैं हम कि सांस में लेने में भी हम फोर्स करते हैं और छोड़ने में भी हम फोर्स करते हैं, दोनों में इसमें फोर्स। और जब हम कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं तो श्वास तो लेना ही है, लेकिन लेने पे इतना फोकस नहीं करते, ठीक है, छोड़ने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो पेट है, देखिए जब हम कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं, पेट किस तरह से अंदर जा रहा है, आपके पेट की भी एक्सरसाइज हो रही है, वात दोष आपके दूर हो रहे हैं। तो ये हुआ। दूसरा, लोग बहुत गलत करते हैं इस चीज़ को। जैसे कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो शोल्डर आपकी मूवमेंट कितनी हो रही है बॉडी की, तो ये गलत है। एक तो आपको बिल्कुल आराम से बैठना है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी आपकी, और हो सके, अभी मैं भी सुखासन में बैठी हूँ, अगर आप हो सके तो आपको वज्रासन में बैठना। वज्रासन में बैठ के क्या होता है, आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, हाथ में ज्ञान मुद्रा, ठीक है। और फिर, और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि जो लोग फास्ट कर रहे हैं वो कितनी देर फास्ट कर पाएंगे, 1 या 2 मिनट, उसके बाद उनकी सांस चलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या, कपालभाति को कहते हैं कि 5 मिनट से लेकर आपको आधे घंटे तक कपालभाति प्राणायाम करना है। बिल्कुल, एग्जैक्टली मैं यही पूछने वाली थी कि कितने मिनट ये जरूरी है करना। 5 मिनट। तो शुरुआती तौर पे आप 2-3 मिनट, क्यों 5 मिनट भी आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जो शुरुआत अभी योग को शुरू ही करना चाह रहा है। तो 1 या 2 मिनट से शुरू करें, उसके बाद 5 मिनट पे। लेकिन आपको रखना क्या है, देखिए समय का एक ध्यान बिल्कुल रखना है कि जैसे 1 मिनट, 2, 3, तो इसके साथ 1 देखो, तो आपका 1-1 सेकंड हो रहा है। जिस तरह आप इसमें अपना थोड़ा सा अनुभव ले लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि 1 सेकंड में आपको 2, ये ठीक है। उसके बाद जब इसमें आप थोड़ा सा महारत प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपने 1 सेकंड में 3,
तब आप फास्ट कर पाओगे, नहीं तो इसमें पता है क्या होगा, आपके बैक में पेन आ जाती है, आप नहीं कर पाओगे उतना ज़्यादा। जी। तो आज आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, क्योंकि ये जो स्थितियाँ रहती है सभी के लिए रहती है कि जब मौसम बदलता है तो सभी को प्रभावित वो करता है। तो अंजना जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और अच्छी जानकारी देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में योग और जीवन कार्यक्रम में आज आपने जाना कि बदलते मौसम में किस तरह हम अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं। अगले कार्यक्रम में नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।